guys, welcome back to the channel. Today we are going to start a new topic, that is outsourcing and franchising. So this is the very important topic for the competitive exam point of view. तो बात कर लेते हैं आउटसोर्सिंग की। तो आउटसोर्सिंग यानी मेनली हम इसे कहते हैं BPO. BPO stands for business process outsourcing. आई थिंक आप लोगों ने इसे सुना तो होगा BPO, अगर नहीं भी सुना हो तो आज सुन लीजिए। तो BPO का मतलब है, यानी BPO की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं। कहते हैं कि BPO एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक बिजनेस जो है अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना वो थर्ड पार्टी को दे देती है। बिजनेस कोई ना कोई एक्टिविटीज़ अपनी बिजनेस की किसे दे देती है, थर्ड पार्टी को दे देती है। उसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें या तो वो अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाती, एफिशिएंट नहीं है, जिसे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, या हम ये कहें कि वो टारगेटेड किसी और डिपार्टमेंट के लिए है और दूसरी किसी एक्टिविटी में वो इंटरेस्ट नहीं रखती, तो उस एक्टिविटी को वो थर्ड पार्टी को यानी आउटसाइडर को हैंड ओवर कर देती है, और वो थर्ड पार्टी जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्टिविटी को रन करता है, जिसे हम BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा, टू डू द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस बाय थर्ड पार्टी, यानी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बिजनेस की कोई एक्टिविटी को डन कराना, उसे हम BPO कहते हैं। तो मेनली जो ये BPO था ना वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए शुरू किया गया था, यानी पहले जो था BPO सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब ये बिजनेस और सर्विस कंपनी के लिए भी इंक्लूड है। यानी कोई बिजनेस और सर्विस कंपनी है वो भी क्या कर सकती है, BPO कर सकती है। ठीक है जी। और BPO जो है ना उसे मेनली जो कंसीडर किया गया था ना वो ऑफशोर आउटसोर्सिंग के लिए किया गया था। मतलब ऑफशोर आउटसोर्सिंग मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो फ़ॉरेन की कंपनी को हैंड ओवर, यानी फ़ॉरेन कंपनीज़ की हेल्प ली जाती थी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। तो इसे जो स्टार्ट किया गया था वो अर्ली 1990s में किया गया था। ठीक है। इसे स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे, यानी इस BPO को इंट्रोड्यूस करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम था हैरी रॉबर्टसन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वे काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम रहेगा हैरी रॉबर्टसन का, जिन्होंने BPO की जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की थी। और इसका जो सेंटर रहेगा, BPO का जो सेंटर रहेगा यानी सेंटर था वो था फाइनेंशियल रिसोर्स सेंटर ईस्ट, जिसे हम FRCE के नाम से जानते हैं। तो हैरी रॉबर्टसन ने BPO को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। हैरी रॉबर्टसन के ना एक असिस्टेंट हुआ करते थे जिनका नाम था रमन रॉय। तो ये जो रमन रॉय थे ना, ये हैरी रॉबर्टसन के हम कह सकते हैं असिस्टेंट थे, या सबॉर्डिनेट थे, या उनके एम्प्लॉय थे। तो रमन रॉय का नाम जो है वो आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन था जिसने BPO की टर्म को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। यानी इंडिया में BPO की टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन जो थे वो रमन रॉय थे। यानी BPO रेवोल्यूशन जो लेकर आया था इंडिया के अंदर, वो पर्सन था रमन रॉय। तो रमन रॉय जो थे ना, उन्होंने, ये जो बंदा था ना,
इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो थी वो ज्वाइन की थी और इन्होंने विप्रो जैसी कंपनी को मर्ज किया था। इसीलिए हमें इस बंदे का नाम जो है वो बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये जो बीपीओ की रेवोल्यूशन इंडिया में लेकर आए थे उस बंदे का जो नाम है दैट इज़ रमन रॉय। इसीलिए रमन रॉय को यानी इस आरआर को रमन रॉय को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बीपीओ भी कहा जाता है। आई थिंक आपको बीपीओ की जो ओरिजिनेशन है या टर्म की जो ओरिजिनेशन है वो समझ आ गई होगी कि ये टर्म 1990s अर्ली में स्टार्ट की गई थी और बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करने के लिए स्टार्ट की गई थी। इसे स्टार्ट करने वाला पर्सन हैरी रॉबर्टसन था। सेंटर बीपीओ का फाइनेंशियल रिसोर्स सेंटर FRCE के नाम से जाना जाता है। हैरी रॉबर्टसन के एक असिस्टेंट हुआ करते थे रमन रॉय, और रमन रॉय ही एक ऐसा बंदा था जो इंडिया में बीपीओ की टर्म को लेकर आया था। ये जनरल इलेक्ट्रिक में काम करते थे और इन्होंने विप्रो जैसी कंपनी को मर्ज किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बीपीओ भी कहा जाता है। तो एक कंपनी है जिसे हम जेनपैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जेनपैक्ट। ये सबसे बिगेस्ट कंपनी है और ये क्या करती है, बीपीओ को हैंडल करती है इंडिया के अंदर। गॉट इट? तो बीपीओ जो है ना, मेनली बीपीओ क्या है, जो बिजनेस के नॉन कोर एरिया होते हैं ना, यानी जो कोर एरिया होगा वो तो बिजनेस खुद संभालेगा, लेकिन जो नॉन कॉन एरिया है ना वो किसे दे दिए जाते हैं, बीपीओ को, यानी उसे आउटसोर्स कर दिया जाता है, यानी उसे थर्ड पार्टी को सौंप दिया जाता है। इसमें हमारे पास एक और टर्म आ जाएगी जिसको हम ध्यान रखेंगे, दैट इज़ कैप्टिव आउटसोर्सिंग। अब ये कैप्टिव आउटसोर्सिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, कैप्टिव आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस की सब्सिडरीज आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में खोल रखी है। सपोज कीजिए ये इंडिया में आपका बिजनेस है, हेड ऑफिस, इसकी सब्सिडरी आपने अमेरिका में भी खोल दी, इसकी सब्सिडरी आपने ऑस्ट्रेलिया में भी खोल दी, इसकी सब्सिडरी आपने रशिया में भी खोल दी, इसकी सब्सिडरी आपने पाकिस्तान में भी खोल दी, इसकी सब्सिडरी आपने नेपाल में, यानी बहुत सारी सब्सिडरीज जो है वो आपने अपने बिजनेस की खुद खोल दी डिफरेंट कंट्रीज़ में। ऐसा क्यों किया? ताकि कोई भी, यानी नो वन क्रिएट डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस, कोई भी बंदा आपके बिजनेस का डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट ना कर पाए। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैप्टिव आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बीपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बीपीओ बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑनशोर। ऑनशोर मतलब जब आउटसाइड द बाउंड्रीज आप क्या करते हैं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन आप क्या करते हैं, बीपीओ करते हैं। सेकंड आपके पास रह जाएगा ऑफशोर, यानी आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। थर्ड हमारे पास रह जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही क्या कर दिया, बीपीओ, कोई ऑपरेशन, ठीक है, कोई बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को आपने कर दिया, दैट इज़ बीपीओ। अकाउंटिंग आपने बीपीओ कर दी तो वो अकाउंटिंग बीपीओ कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कोई रिसर्च है, आप अपनी बिजनेस के रिसर्च एंड डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं थर्ड पार्टी को, तो वो रिसर्च बीपीओ कहलाएगी। एक मेन आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ नियर शोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर शोर। नियर शोर बीपीओ, नियर शोर का मतलब कि आसपास की जो कंट्री है ना उसे आप क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के पास जो है वो मेक्सिको पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में कोई कंपनी है तो वो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो मेक्सिको को दे देगा, तो उसे हम कहेंगे, यानी बिल्कुल पास की कंट्री को, उसे हम कहेंगे नियर शोर आउटसोर्सिंग। तो ये बीपीओ के कुछ टाइप्स थे जो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। अब हम बात कर लेते हैं एक न्यू टर्म की जिसे हम जानते हैं केपीओ के नाम से।
अभी हमने पढ़ा था BPO, अब हम पढ़ेंगे KPO। KPO स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए BPO में हम बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी को जो है ना वो आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन KPO में सिर्फ हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो होंगी ना, जिसमें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे रिसर्च एंड डिपार्टमेंट हो गया, ऐसा कुछ जो होगा ना, वो एक्टिविटीज़ जो है ना वो हम थर्ड पार्टी को क्या दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके अंदर थिंकिंग स्किल की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें थिंकिंग स्किल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, उन एक्टिविटीज़ को जब हम आउटसोर्स करते हैं ना तो उसे हम KPO के नाम से जानते हैं। तो KPO जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू BPO काफ़ी हाई एंड सर्विस है। क्या है? हाई एंड सर्विस है। BPO जो है वो लो एंड सर्विस है, लेकिन KPO जो है वो हाई एंड सर्विस है। हम इसे बिल्कुल भी BPO की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि BPO में हम बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, लेकिन KPO में हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस की होंगी वो इंक्लूड करेंगे। एक और नई चीज़ आ जाती है हमारे पास, जिसे हम फ्रेंचाइजिंग अटॉर्नी के नाम से जानते हैं। फ्रेंचाइजिंग अटॉर्नी। अब फ्रेंचाइजिंग अटॉर्नी क्या होती है? कहते हैं कि जब लीगल कंपनी आउटसोर्सिंग को यूज़ करती है ना, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेंचाइजिंग अटॉर्नी कहेंगे। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंचाइजिंग अटॉर्नी जो है ना वो लीगल कंपनी जो आउटसोर्सिंग करती है उसे हम फ्रेंचाइजिंग अटॉर्नी। और इसमें जो आउटसोर्सिंग यूज़ की जाती है दैट इज़ फ्रीलांसिंग के पर्पज़ से यूज़ की जाती है। फ्रीलांसिंग हमें पता ही है, जो पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं, डिफरेंट फर्म के लिए डिफरेंट वर्क के लिए हायर की जाती है, उसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। यानी इंडिपेंडेंट जो वर्क है वो किया जाता है एज आउटसोर्स। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा BPO का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसे हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। अब ये फ्रेंचाइजिंग होती क्या है? आपने मैकडी सुना होगा, डोमिनोज सुना होगा, है ना? तो ये मैकडी, डोमिनोज, KFC आज की डेट में वो लगभग सभी सिटीज़ में जो इनके रेस्टोरेंट हैं वो बनाए गए हैं। तो वो किस पर्पज़ से बनाए गए हैं? फ्रेंचाइजिंग के लिए। आप मैकडी का बर्गर कहीं पे भी टेस्ट करेंगे ना, सेम फ्लेवर देगा। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आप कहीं पे भी टेस्ट करेंगे वो सेम फ्लेवर देगा। KFC के आप कहीं पे भी प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे वो सेम फ्लेवर देगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कोर एलिमेंट होगा ना वो क्या किया गया है? फ्रेंचाइजिंग किया गया है। अब ये होता क्या है फ्रेंचाइजिंग? देखो, जो हेड ऑफिस होगा यानी कि जो मेन बिजनेस होगा ना, वो अपना कोर एलिमेंट इंटरेस्टेड पार्टी को सौंप देंगे, और वो जो इंटरेस्टेड पार्टी है जिसे हम क्या कहेंगे? फ्रेंचाइजी कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस फ्रेंचाइजर हो जाएगा। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को क्या करेगा? एक रॉयल्टी पे करता है एनुअली, यानी एक फ़ी पे करेगा एनुअली। और साथ ही साथ ये फ्रेंचाइज़र जो है वो फ्रेंचाइजी को एक क्या कर देगा? लाइसेंस इशू कर देगा, ताकि वो उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो अपनी मार्केट में सेल कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजिंग। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है फ्रेंचाइजिंग का? मार्केट को एक्सपेंड करने का। क्या करने का? मार्केट को एक्सपेंड करने का। अब इसमें एक बस यही डिफरेंस है कि वो जो अपना कोर एलिमेंट है ना वो क्या कर देगा? फ्रेंचाइजी को इशू कर देगा, और
एक अग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है कि वो उस कोर एलिमेंट को वैसे ही यूज़ करेगा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेंचाइजिंग कहेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगी, वो रिस्ट्रिक्शन ये रहेगी कि फ्रेंचाइजी को काम करना होगा अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजर। अगर वो फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो वो अग्रीमेंट क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एज इट इज़ जैसा उसे कहा गया है, जो जो स्टेप्स उसे बताए गए हैं एक बिज़नेस को रन करने के लिए, उसे एज इट इज़ उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस करने लग गया तो अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्रेंचाइजर के थ्रू। तो इसमें मेन हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में इनिशियल पेमेंट देनी होती है लाइसेंस को अर्न करने के लिए। ठीक है, फिर आपको एक रेगुलर लाइसेंस की फ़ी पे करनी होती है, यानी एनुअली। एक तो आपने इनिशियल पेमेंट ली लाइसेंस लेने के लिए, फिर लाइसेंस की फ़ी जो है वो रेगुलर आपको पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बिज़नेस में होने वाला प्रॉफिट का अग्रीड रेशो जो है वो आपको फ्रेंचाइज़र को देना होगा। अग्रीड रेशो या हम कहेंगे परसेंटेज जो है वो आपको फ्रेंचाइज़र को देना होगा। तो ये एक कंपल्सरी थिंग्स हैं जो फॉलो करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ जाएगी दैट इज़ बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी होती है जिसके अंदर आपको बिज़नेस का जो फॉर्मेट दिया गया है आपको उसी फॉर्मेट को ही फॉलो करके बिज़नेस को रन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो अग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसे KFC और मैकडी है, वो उस बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी हैं। सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसी फ्रेंचाइजी होती है जिसमें आपको कोर एलिमेंट दे दिया जाता है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और आपको उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, मार्केट को एक्सपेंड करना होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर। इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी का एक ही प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं, जिसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेंचर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी का मतलब आपको सेम टाइप की मशीनरी इशू कर दी जाती है और सेम आपको प्रोसेस बता दी जाती है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। लेकिन जो प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगेगा या हम कहेंगे ट्रेडमार्क लगेगा, वो उस कंपनी का ही लगेगा जिस कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है। तो ये कुछ टाइप थे जो फ्रेंचाइजिंग के थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन 4 P's ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट, सेकंड हमारे पास रहेगा प्रोसेस, थर्ड हमारे पास रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फोर्थ हमारे पास रहेगा people। तो प्रोडक्ट में आपको मेन प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, प्रोसेस में आपको प्रोसेस बता दी जाएगी किस तरह से प्रोसेस करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको इंश्योरिटी कर दी जाती है प्रॉफिट की कि इतना कम से कम आप प्रॉफिट जो है वो अर्न करेंगे ही करेंगे। ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ आप 50% तक ही क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, या होता है ये बिज़नेस 50% तक। पीपल में आपको टारगेटेड पीपल कह दिए जाएंगे कि इनको आपने टारगेट करना है। तो ये 4 P's हैं जो फ्रेंचाइजी में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आ जाती है जिसे हम ई बिज़नेस के नाम से जानते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। ई बिज़नेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सीड स्टेज, यानी जब हम बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं। सेकंड हमारे पास हो जाती है स्टार्टअप स्टेज, यानी जब हम बिज़नेस को एक्चुअल फॉर्म में रन करते हैं। सीड स्टेज में मतलब जब हम बिज़नेस का स्टार्टअप लगा देते हैं, यानी सेटअप लगा देते हैं। स्टार्टअप स्टेज यानी हम जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं।
स्ट्रीमलाइन का मतलब जब आप मार्केट के अंदर एक मेन लाइन में आ जाते हैं, दैट इज़। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्केल स्टेज, यानी आप स्केल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और फिफ्थ हमारे पास आ जाती है स्टेबल स्टेज, यानी अब आप मार्केट में स्टेबल हो रहे हैं, बिजनेस आपका स्टेबल हो रहा है। तो ये ई बिज़नेस की कुछ स्टेजेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे टर्म्स का पता होना चाहिए। सीड स्टेज मतलब आप जब अपने बिजनेस का स्टार्टअप लगाते हैं। स्टार्टअप स्टेज मतलब आप जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। स्ट्रीमलाइन जब आप मार्केट में मेन हो जाते हैं, यानी मेन लाइन में आ जाते हैं। स्केल स्टेज मतलब जब आप स्केल इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल स्टेज मतलब आपकी मार्केट में स्टेबिलिटी रह जाती है, स्टेबल हो जाता है आपका बिजनेस, दैट इज स्टेबल स्टेज। कुछ टाइप्स देख लेते हैं बिजनेस के, ई बिजनेस के। फर्स्ट हमारे पास आता है C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर। इसका एग्जाम्पल रहेगा जैसे Quikr.com, ठीक है। शार्क टैंक देखा होगा आपने, उसमें कस्टमर टू कस्टमर की बात की जाती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक ऐसी साइट है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो शॉप्स या साइट्स बताते हैं ऑनलाइन, जिसे हम B2B कहते हैं। थर्ड हमारा आ गया C2B। C2 मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे monster.com, यानी कंज्यूमर का बिजनेस से लिंक बनाते हैं ये लोग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है B2C। इसका एग्जांपल रहेगा यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सब कुछ। फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा C2A, या हम कहेंगे B2G, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे ITR की साइट हो गई, पैन कार्ड की साइट हो गई, आधार कार्ड की साइट हो गई, दैट इज। और लास्ट टाइप हमारे पास रह जाएगी B2A, यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे MCA ऑनलाइन पोर्टल जो है कंपनीज के लिए, तो वो क्या है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एक और टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज ई टेलिंग। ई टेलिंग मतलब ई रिटेलिंग। रिटेलिंग का बिजनेस हमें पता ही है क्या होता है, जब उसे ऑनलाइन किया जाता है तो वो ई रिटेलिंग कहलाता है, लेकिन हम इसे कहते क्या है, ई टेलिंग। तो ऑनलाइन सॉरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ई टेलिंग भी पता होना चाहिए कि ई टेलिंग मीन्स ई रिटेलिंग। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो फ्रेंचाइजिंग आउटसोर्सिंग ई बिज़नेस से रिलेटेड था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो बाय adding your comment in my comment section. I will try my level best to resolve your issues. Otherwise, don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care everybody. Bye bye.